हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर ली थी, है ना। याद होगा आप लोगों को। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है। हमने पढ़ा था नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स देखे थे, है ना। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था डोब्रिनर ट्राइड्स, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, हमने समझा था। अब तो यहां से सवाल आते नहीं है, मतलब हमने दो क्लासिफिकेशन के तरीके पढ़े, एक तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़े, साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या डोब्रिनर ट्राइड्स। यहां से सवाल आते नहीं है, कम चांसेस है कि यहां से सवाल पूछे जाए। सवाल आते हैं यहां से, जी हाँ। जो आपने वीडियो का टाइटल देखा है, जो बोर्ड पर हेडिंग लगी हुई है, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहां से सवाल काफी आते हैं, ठीक है। अब यहां से सवाल क्यों आते हैं, इसका रीजन आपको लास्ट के क्लास के लास्ट तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलने वाला था लास्ट के क्लास तक, है ना। क्लास के लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों यहां से सवाल आते हैं। ये उस टाइम का मतलब ये दिया गया था 1870s में, और उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था। जी हाँ, सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने पढ़ा था डोब्रिनर ट्राइड, हम लोगों ने पढ़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पा रहे थे, सबको नहीं कर पा रहे थे। जैसे ऑलमोस्ट 50 एलिमेंट्स नोन थे जब इन दोनों ने अपने क्लासिफिकेशन दिए। तो डोब्रिनर के ट्राइड्स में तो 9 एलिमेंट अरेंज हो पा रहे थे, 3 ही ट्राइड बना पाया था, है ना, पढ़ा भी था हमने। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कैल्शियम तक सही था, उसके बाद से लो काम नहीं आ रहा था, ये भी हमने देखा था। तो जरूरत पड़ी थी और अच्छे से क्लासिफाई करने की, क्योंकि उनसे तो काम नहीं चल रहा था हमारा। तो एक साइंटिस्ट थे लॉथर मेयर, उन्होंने एफर्ट किया इन दोनों के बाद। एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, वो भी हमारे किसी काम नहीं आया, क्योंकि वो भी ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, ऐसा कहना चाहिए मुझे। उसके बाद पिक्चर में आए सर दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, मतलब बहुत हार्ड वर्क किया और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और एक टेबल दे दिया मैं, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, है ना, इधर उधर की बातें बंद करते हैं, ठीक है। आप कॉपी और पेन निकाल लो, नोट साथ में बनाने हैं, ठीक है। और उससे पहले 5 मिनट मेरी बात सुननी है ना, कि इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे किया, किस बेसिस पर किया, ये थोड़ी बहुत बातें हम कर लेते हैं। तो जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करने की सोची, ट्राई करने की सोची, तो उस टाइम हमारे पास 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने? 63। हाँ, बस 63 थे। आज तो 118 है, उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। अब खास बात क्या रही कि इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया ना, पहले इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया, है ना, ऐसा कहना चाहिए। पहले इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, है ना। उन कार्ड्स पर एलिमेंट्स के नाम लिखे, जैसे हाइड्रोजन का एक कार्ड हो गया, लिथियम का एक कार्ड हो गया, बेरिलियम का एक कार्ड हो गया, है ना, बोरोन का एक कार्ड हो गया। इस तरह से कार्ड्स लिए और सबके नाम लिखे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाइड्रोजन का कार्ड है, ये लिथियम का कार्ड है, ठीक है, ये बेरिलियम का कार्ड है, एंड सो ऑन। इस तरह से कितने कार्ड बन जाएंगे उसके पास? 63 कार्ड्स बन जाएंगे। इन्होंने कार्ड्स बनाने के बाद ये जितने भी एलिमेंट इन्होंने लिखे थे, इन सबकी प्रॉपर्टीज लिखी। मतलब ये जितने भी कार्ड्स इन्होंने बनाए थे एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिख दी। अब सर कौन सी प्रॉपर्टीज लिख दी? प्रॉपर्टीज लाइक, कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको। प्रॉपर्टीज लाइक देयर एटॉमिक मासेस, है ना, एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज लाइक देयर एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी एंड सो ऑन, है ना, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, इस तरह की प्रॉपर्टी लिखी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। साथ में इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखी। और केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो मेनली इन्होंने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह का कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? LiH। सोडियम क्या बनाता है? NaH। बेरिलियम क्या बनाता है? BeH2। तो इन्होंने क्या किया, इनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे LiH हो गया, NaH हो गया, मतलब फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड उन एलिमेंट्स के, ठीक है।
साथ में इन्होंने लिखे इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और भी लिखी थी, ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने इस कार्ड्स पे लिखी। मतलब फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड समझ रहे हो ना, कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है ना, फॉर्मूला लिख दिया इसका, ठीक है। एक्चुअली इसने CO2 नहीं लिखा था, इन्होंने लिखा था RO2। मतलब एलिमेंट्स की जगह क्या काम में ले रहा था ये, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट थे उनकी जगह क्या काम में ले रहा था, R। सिमिलर मैनर में जैसे SiO2 तो इसको क्या लिखा इन्होंने, RO2। जैसे Al2O3, अब इसके फॉर्मूले को इन्होंने क्या लिखा, R2O3। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जो इनकी पीरियोडिक टेबल छपी थी 1872 में, है ना, एक जर्मन अखबार था, जर्मन क्या कहते हैं उसको, मैगजीन था, उसमें छपी थी। ठीक है, तो उस मैगजीन में फॉर्मूले इसी तरह से लिखे गए थे। Al2O3 को क्या लिखा गया था, R2O3। यहाँ पर अंडरस्टूड है, R क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, यहां तक समझ में आती है बात कि इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स लिए, ध्यान से सुनो, उनके कार्ड्स बनाए, कार्ड्स पर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा, उन एलिमेंट्स के नेम के साथ। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने इन कार्ड में से वो कार्ड उठाया जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था। आप बताएंगे मुझे सबसे कम एटॉमिक मास किसका होता है, सर हाइड्रोजन का होता है, इतना तो जानते हैं, जानते हो ना। अब सबसे कम एटॉमिक मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो इन्होंने हाइड्रोजन वाला कार्ड उठाया, उठा लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा सर। अब इन्होंने कार्ड कितने बचे, ये उठाने के बाद 62, मतलब दीवार पे लगा दिए इन्होंने कार्ड, दीवार पे अरेंज कर रहा है, इमेजिन करना है इसको कि किस तरह से कर रहा है। हाइड्रोजन का कार्ड लिया, रख दिया उसको, दीवार पे लगा दिया और 62 कार्ड्स को देखा। इन्होंने देखा कि इन 62 कार्ड्स में से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ किस एलिमेंट की मैच कर रही है। मतलब कैसे देखेगा, ऑक्साइड देखेगा, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, H2O। देखेगा कि इस फॉर्मूले के और कौन कौन से ऑक्साइड है। अब कौन कौन से थे, Li2O था, ठीक है, Na2O था, और भी बहुत सारे थे, K2O था, है ना, Rb2O था। ये सारे कंपाउंड एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो तुम, R2। तो इन्होंने वो एलिमेंट उठाया जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही थी। अब इन सबकी कर रही है, ऑक्साइड देखे तो केवल, बट और भी प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे नियरली इक्वल आया किसके, लिथियम के। इन्होंने उठा के लिथियम को कहां रख दिया, इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली मैच कर रही है प्रॉपर्टीज अभी भी। मैंने कहा ना, मेनली ना इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्रोजन हाइड्राइड्स को पकड़ा था। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पकड़ा था, ऐसे कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टिव होते हैं अच्छे खासे, मतलब हर एलिमेंट के साथ इनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड लगभग हर एलिमेंट के साथ पाए जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, हर एलिमेंट के साथ। जैसे हाइड्रोजन इन सब के साथ रिएक्ट करता है, इन सब के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी करता है इनके साथ रिएक्ट, और कोई एलिमेंट उठा लो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन्होंने फिर उसके बाद वो एलिमेंट उठाया, वापस आते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही थी। किसकी कर रही थी सर, सोडियम की। तो इन्होंने सोडियम को रख दिया। आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है, फील लेना है इसका कि कर क्या रहा है वो कुछ नहीं, कार्ड्स बनाए, कार्ड्स बना के सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उठा के रखा। अब उसके नीचे वो एलिमेंट रख रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है हाइड्रोजन से, है ना। कर तो इन सबकी रही है, सबसे ज्यादा किसकी कर रही है, लिथियम की, वहां रख दिया। फिर किसकी कर रही है, सोडियम की, वहां रख दिया। फिर किसकी कर रही थी, पोटेशियम की, पोटेशियम को यहां रख दिया। और फिर किसकी कर रही थी, रुबीडियम की, तो रुबीडियम को यहां रख दिया। अब एक टाइम आएगा जो प्रॉपर्टीज मैच करना बंद हो जाएगी, मतलब इस तरह के ऑक्साइड बनना बंद हो जाएंगे। तो यहां पर एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले आए थे वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, सिमिलर। क्लियर। अब सर इतने एलिमेंट तो नहीं थे, 63 थे, 1 2 3 4 5 या 6 एलिमेंट इसमें अरेंज हो गए, अभी भी बच रहे हैं 57 58 एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो क्या करें सर, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, वो एलिमेंट ढूंढो जिसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा हो, जस्ट ज्यादा हो, लिथियम से कम हो। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं होता है क्या, नहीं होता।
होता था लिथियम, होता है एक्चुअली लिथियम, उस टाइम नहीं होता था, है ना, हीलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा कि इस जगह को खाली छोड़ देते हैं। फिर इन्होंने देखा कि लिथियम से ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कौन सा है और सोडियम से कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कौन सा है। तो लिथियम से ज्यादा वाले कौन कौन थे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब लिथियम से ज्यादा एटॉमिक मास वाले और सोडियम से कम एटॉमिक मास वाले होते हैं। तो इन्होंने कहा कि लिथियम से जस्ट ज्यादा वाला कौन है, तो हमने कहा बेरिलियम। इन्होंने बेरिलियम को उठा के यहाँ रख दिया। अब देखा बाकी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कि इनके ऑक्साइड किस तरह के। बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होता है, BeO, मैग्नीशियम का क्या होता है, MgO, है ना, कैल्शियम का क्या होता है, CaO। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। अब बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, जो भी एलिमेंट इस तरह का फॉर्मूला दिखाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा किसके साथ मैच करेंगी, मैग्नीशियम के साथ। मतलब मैच तो सबके साथ करेंगी, है ना, एक तरह के ऑक्साइड बन रहे हैं, और सबसे ज्यादा किसके साथ मैच कर रही है। अब उसके लिए उसे दूसरी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, जैसे एटॉमिक मास। अब बेरिलियम का एटॉमिक मास सबसे नियर किसके होता है, मैग्नीशियम। तो इन्होंने उठा के मैग्नीशियम को कहां रख दिया, यहाँ पे, है ना, फिर रख दिया कैल्शियम को, फिर रख दिया स्ट्रोंशियम को, और इस तरह से यहाँ भी एक ग्रुप बना दिया उन्होंने। और यहाँ भी एक टाइम आएगा कि जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करना बंद हो जाएंगी। फिर इन्होंने कहा कि अभी भी कार्ड्स तो बचे हुए हैं, कितने हो गए, 50 के अप्रोक्स, 52 के अप्रोक्स बच रहे हैं। तो इन्होंने कहा वो एलिमेंट ढूंढो जिसका एटॉमिक मास बेरिलियम से जस्ट ज्यादा और मैग्नीशियम से कम, बेरिलियम से जस्ट ज्यादा, मैग्नीशियम से कम। अब बेरिलियम से जस्ट ज्यादा किसका होता है, बोरॉन का, और मैग्नीशियम से कम भी होता है। तो इन्होंने किसको रख दिया यहाँ पे, बोरॉन को। और अब सेम काम किया, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को नीचे रखा। फिर इससे ज्यादा एटॉमिक मास जिसका होता है उसको यहां रखा, कार्बन का होता है, उसके नीचे इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रख दिया। और इस तरह से वो एलिमेंट्स को अरेंज करने में लग गया। मतलब उसने इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया, और एक टाइम के बाद उसके सामने दीवार पर जहां पर ये काम कर रहा था 63 के 63 एलिमेंट्स अरेंज हो गए, उसको उन्होंने रख दिया। ठीक है, अभी तक इन्होंने कोई लॉ दिया क्या, नहीं, इन्होंने केवल एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल भी और केमिकल भी। केमिकल पूछे आपसे कोई कि मेनली कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड से के फॉर्मूले, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन की प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो इस तरह से कुल मिला के 63 एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज कर दिए और सामने लगा दिए। अब अरेंज करने के बाद इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या, कि जैसे जैसे इस पीरियोडिक टेबल में हम आगे जा रहे हैं, इस टेबल में हम आगे जा रहे हैं, है ना, अभी पीरियोडिक टेबल नहीं कह रहे, अभी केवल टेबल कह रहे हैं। जैसे 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 हम इस टेबल में आगे जा रहे हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसका 3, इसका 9, इसका 11 के समथिंग होता है, 10 पॉइंट समथिंग, इसका 12 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आया, इस तरह से चलती गई कहानी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। फिर आगे जा रहे हो तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। आगे जा रहे हो तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, फिर एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। बस यही इनका लॉ था, यही से लॉ निकल गया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ये तो अरेंजमेंट था, ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना यहां से सवाल नहीं आएंगे। सवाल जो पूछा जाएगा वो ये रहा, लिखा हुआ है आपके सामने, लिख देते हैं भी आपके सामने। क्या इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोला इन्होंने, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic masses। बस periodic function का मतलब अभी समझाते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, समझो। अभी अपन ने देखा कि जैसे जैसे आगे जा रहे हो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अरे भाई, हाइड्रोजन के बाद था लिथियम, लिथियम के बाद था सोडियम, सोडियम के बाद था पोटेशियम। अब इस तरफ चल रहे थे तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था, और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा था। इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेंगी कि नहीं। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो
वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। यहां पे जैसे जैसे आगे जा रहे हो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है। यही पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसी का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन। इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? दोनों, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज ली थी इन्होंने, फिजिकल और केमिकल। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज डिफर करना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को? जैसे लिथियम की बात आ रहा है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ने लगेंगे और एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। आर यू गेटिंग दिस और नो? कि टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। मतलब इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास, विच इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, फंडामेंटल समझते हो, है जो कि होती है ना सब में, और अलग अलग होती है सबकी अलग अलग होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। क्लियर हो रही है बात मेरी? ये लॉ था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसको नाम क्या दिया था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो कभी कभी ये एक नंबर का बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। डिफाइन Mendeleev's periodic law कि the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। क्लियर होती है यहां तक बात? तो ये इनका क्लासिफिकेशन का तरीका था। आपको समझ में आया होगा कि कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, पूरे कार्ड्स बनाए, है ना, एक एक कार्ड को अच्छे से स्टडी किया, है ना, एक एक कार्ड के एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी किया और तब जाके इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मुझे कहना चाहिए कि अच्छी बातें थी या अचीवमेंट्स थे, बट साथ में कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो अब हमें डिस्कस कर रहे हैं अचीवमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स। क्योंकि एट प्रेजेंट देखिए लगभग 40-50 साल 1872 में इनका टेबल छपा था, उसके बाद 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया, जो आप अपनी किताबों पे छपे हुए देखते हैं, है ना, जो हाँ क्लासमेट के रजिस्टर आते हैं ना, हाँ उन पर भी छपी हुई होती है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वो 1913 में आया था, है ना। उससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चलता था और 40-50 साल चला है, 40-50 साल। तो डेफिनेटली इसके कुछ अचीवमेंट थे, और आज के टाइम में हम इसको नहीं पढ़ते, मतलब आज के टाइम में इसकी हेल्प नहीं लेते, तो डेफिनेटली इसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। तो हमें दोनों ही चीजें पढ़नी है, क्योंकि दोनों से ही सवाल आते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अचीवमेंट, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें इसकी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग कर लेते हैं। मतलब इसके क्लासिफिकेशन से जो टेबल बनके तैयार हुआ, इसको हम पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। तो इसकी पीरियोडिक टेबल हम बनाएंगे नहीं बोर्ड पे, टाइम खराब करना है, आपको लर्न भी नहीं करनी है। एनसीईआरटी में बनी हुई है, तो एक बार निकाल लेना और देख लेना मेरे साथ साथ क्या कि इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरह से, है ना, वर्टिकल कॉलम्स। इन वर्टिकल कॉलम्स को यहां लिख देते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया? ग्रुप्स। और ऐसा कहा गया कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब एक ग्रुप में आ रहे थे, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है। दूसरा, इनके पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज भी थी इस तरह की, ठीक है, नहीं थी? बिल्कुल थी सर। इन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया पीरियड्स। ठीक है। तो इनकी पीरियोडिक टेबल आप दो तरह से स्टडी कर सकते हो, एक तो विद इन अ ग्रुप, एक अलोंग अ पीरियड। ठीक है। तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज को कहा गया पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ग्रुप जो थे वो थे 8। ठीक है, मतलब ओवरऑल कितने ग्रुप्स थे इनके? 8। और हर ग्रुप को इन्होंने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है। वहां ऊपर ग्रुप ए और ग्रुप बी लिख के उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले भी लिखे गए थे। जैसे यहां जब आप देखोगे तो ग्रुप ए के एलिमेंट है, ऊपर लिखा होगा इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले विच इज R2O। ठीक है, क्लियर हो रही है बात मेरी? क्या लिखा होगा? R2O। और ऑक्साइड के फॉर्मूले, ये तो ऑक्साइड के फॉर्मूले हो गए। हाइड्राइड के फॉर्मूले क्या लिखे होंगे इनके? RH। क्लियर हो रही है बात मेरी? सिमिलरली जैसे आप आगे जाओगे तो कार्बन वाले ग्रुप में पकड़ो,
है ना, है ना। तो यहां ऊपर क्या लिखा होगा, RO2, जैसे CO2 हो गया, SiO2 हो गया, है ना। और हाइड्राइड के फॉर्मूले क्या लिखे होंगे, RH4। तो इस तरह से लिखे होंगे। मतलब आपको इतना पकड़ना है, यहां से 8 ग्रुप थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, A और B में, ठीक है। पीरियड्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पीरियड्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में 6, जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी। देखिए आज जो पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हैं ना, या जो एनसीईआरटी में छपी हुई है, वो इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। मतलब वो इनकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जैसी है पर ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मतलब मैनलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल छापी थी, अपनी जो पीरियोडिक टेबल छापी थी, ठीक है, उसमें 8 ग्रुप्स थे, ए और बी, हर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 6 पीरियड्स थे। क्लियर हो ये बात मेरी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि वो पीरियोडिक टेबल जो हमारी एनसीईआरटी में छपी हुई है वो ओरिजिनल मैनलीफ पीरियोडिक टेबल नहीं है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, है ना। मतलब ओरिजिनल के बिल्कुल जैसी है, 99% जैसी है, बट कुछ चेंजेस हैं उसमें, और उन चेंजेस की बात करेंगे हम आगे। अच्छा, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, हमने कुछ बहुत बेसिक बातें बताई मैनलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करेंगे कि क्यों हम इतनी तारीफ कर रहे हैं मैनलीफ की, है ना, क्यों हमने ये कहा कि इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक पढ़ा जाता रहा। तो यानी कि हमें बात करनी है इसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अचीवमेंट्स के बारे में, और यहां से सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, अचीवमेंट्स ऑफ मैनलीफ्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे मैनलीफ की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका जो अचीवमेंट था वो था सिस्टेमैटिक क्लासिफिकेशन। क्या कहा मैंने, सिस्टेमैटिक क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे बढ़िया तरीके से जो क्लासिफिकेशन था उस टाइम तक का, वो किसका था, सर मैनलीफ का, ठीक है। नंबर 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही लेफ्ट some gaps in his periodic table। मतलब सर अभी समझाते हैं, इन his periodic table, समझना। मैनलीफ अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को, है ना। अगर आपको ये समझ में आया कि उसने लॉ बाद में दिया था, पहले उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, है ना। कैसे बनाई थी मैंने आपको समझाया। तो जब मैनलीफ पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहा था तो वो पहुंचा एल्यूमिनियम के नीचे। यहां उसको एक एलिमेंट रखना था, उसने बाकी बचे हुए कार्ड्स देखे, उसको कोई ऐसा कार्ड नहीं मिला जिसको वो इसके नीचे रख सके। मतलब समझो, मतलब देखो यार, इस तरह से अगर कोई पीरियोडिक टेबल बना रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मतलब प्रेडिक्शन हो जाएगा उसे, क्या कह सकता हूं मैं इसको, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब कॉन्फिडेंस देखना बंदे का, है ना, सारी कहानी कॉन्फिडेंस की तो होती है, कॉन्फिडेंस देखना इसका। उसने कहा कि मेरे को उन एलिमेंट्स में से, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उनमें से यहां रखने के लिए कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा, है ना। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज में ये एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने प्रेडिक्ट किया। अब देखो फिर से समझो, इस तरह से अरेंज करने पर एक आइडिया मैनलीफ को हो गया कि इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से होनी चाहिए। समझ लो मेरी बात को, कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसका एटॉमिक मास लगभग इतना होना चाहिए, है ना, इसका एटॉमिक वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह का आइडिया लग जाएगा। इसने कहा कि यहां पर रखने के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो उन्होंने इस स्पेस को खाली छोड़ दिया और नीचे चले गए। हाँ, इन्होंने इस स्पेस को खाली छोड़ दिया और क्या बोला, कॉन्फिडेंस देखना, क्या बोला कि यहां पर कोई नया एलिमेंट आना चाहिए जो आपने डिस्कवर नहीं किया है। हाँ, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ऐसा कह सकते हो। का जो क्रेडिट है काफी हद तक किसको जाता है, मैनलीफ को। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि यहां पर मुझे एक एलिमेंट रखना है, पर मेरे पास कोई ऐसा कार्ड ही नहीं है जिसको मैं यहां पे रख सकूं। मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज मैं सोच रहा हूं
जैसी प्रॉपर्टीज मैं सोच रहा हूं ऐसी प्रॉपर्टीज वाला कोई कार्ड ही नहीं है। तो प्रेडिक्शन किया प्रॉपर्टीज का, कहा कि आसपास ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया जा सकता है, आपने डिस्कवर नहीं किया, ठीक है, आप जाके डिस्कवर करो, उसको याद रख देना। सिमिलर कहानी हुई कहां पर, सिमिलर कहानी हुई बोरॉन के नीचे। इन्होंने बोरॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया, बोल दिया कि भैया यहां पर कोई नया एलिमेंट आना चाहिए जो आपने डिस्कवर नहीं किया। देखिए प्रेडिक्शन कर रहा है, केवल और केवल प्रेडिक्शन, बोल रहा है कि मुझे यहां पर एक एलिमेंट चाहिए रखने के लिए, बट मुझे नहीं मिल रहा। उसकी प्रॉपर्टीज बता दी कि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए, है ना, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था उस टाइम, इन्होंने कहा कि नया डिस्कवर होगा, कॉन्फिडेंस की बात है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने बोल दिया स्पेस छोड़ के कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे छोड़ दिया स्पेस, बोल दिया कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। और इन तीनों स्पेसेस को नाम दे दिए क्या, बोरोन के नीचे एका बोरोन, एका बोरोन, एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन। तीनों स्पेसेस को, अभी नाम किसके हैं, ये नाम इन गैप्स के, एलिमेंट्स के नहीं, इन गैप्स के, जो इन्होंने गैप छोड़े उन गैप्स की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। एक एग्जांपल देंगे क्लियर हो जाएगा। गैप्स की प्रॉपर्टीज बता दी और प्रॉपर्टीज बता के बोल दिया क्या कि इस गैप का नाम है एका बोरोन, इस गैप का नाम है एका एल्यूमिनियम, इस गैप का नाम है एका सिलिकॉन। क्लियर है, यहां पर कोई नए 3 एलिमेंट आएंगे, उनको रख देना जब वो डिस्कवर हो जाए। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इन एलिमेंट को रखा गया है, गैप्स को नहीं, एलिमेंट्स को रखा गया है। मतलब समझो, उनके ये बताने के बाद कि यहां पर कोई नए एलिमेंट आएंगे, उसके 5 साल के अंदर यहां पर कुछ एलिमेंट, शायद जर्मेनियम था जो डिस्कवर हो गया था, जो कि किससे प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था, जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी, किससे मैच, गैलियम था एक्चुअली बोरोन से, किससे मैच करती, बोरोन से। समझो, वापस से समझो, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में 3 गैप्स छोड़े, कहा, बोरोन के नीचे एका बोरोन, एल्यूमिनियम के नीचे नाम दिया एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे नाम दिया एका सिलिकॉन। एका का मतलब क्या होता है, बिलो। अब तो एनसीईआरटी लिखता है कि एक संस्कृत वर्ड है, पर ये जहां तक मुझे जानकारी है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिलो, ठीक है। तो बिलो बोरोन, बिलो एल्यूमिनियम और बिलो सिलिकॉन, 3 गैप छोड़े और बोल दिया कि यहाँ नए एलिमेंट आएंगे। वाकई में आगे फ्यूचर में यहाँ एलिमेंट डिस्कवर हुए। आज की डेट में हम एका बोरोन की जगह किसको पढ़ते हैं, गैलियम को, ठीक है। एका एल्यूमिनियम की जगह किसको पढ़ते हैं, स्कैंडियम को। मतलब आजकल किताबों में एका एल्यूमिनियम नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, स्कैंडियम। एका सिलिकॉन की जगह किसको पढ़ते हैं, जर्मेनियम को। किसको पढ़ते हैं, जर्मेनियम। 3 एलिमेंट वाकई में डिस्कवर हो चुके हैं। एका बोरोन की जगह गैलियम, एका एल्यूमिनियम की जगह स्कैंडियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। क्लियर है, इनकी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने प्रेडिक्ट की थी लगभग वही प्रेडिक्ट होती है। समझो, गैलियम की या एका बोरोन की क्या प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट की थी, किसकी, एका बोरोन की। डिस्कवर तो हुआ नहीं था, इन्होंने बोला कि इस एलिमेंट का जो डेंसिटी होना चाहिए, जो भी डिस्कवर नहीं हुआ है, जो जिसके लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, इस एलिमेंट का डेंसिटी लगभग 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। आपको याद नहीं करनी, केवल एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं। जब ये डिस्कवर हुआ गैलियम, तो बोरोन के नीचे गैलियम, तो देखा गया इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लगभग सेम प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। कहा गया कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, एका बोरोन यानी कि गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला इन्होंने बताया R2O3। क्या बताया, R2O3, है ना। स्कैंडियम की बात की, जर्मेनियम की, जस्ट अ मिनट, हाँ, RO बताया था एक्चुअली, B2O3, ठीक है, हाँ सब R2O3 बताया इन्होंने, सही है, R2O3 बताया। और वाकई में इसका फॉर्मूला क्या होता है, GE2O3। क्या होता है, GE2O3, GA2O3, गैलियम। क्लियर हो गई मेरी बात। इन्होंने इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट किया और वाकई में इनका हाइड्राइड का फॉर्मूला भी वही निकला जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, है ना। एटॉमिक मास भी लगभग वही आया जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, थोड़ा बहुत फर्क था बट लगभग वही था। यानी कि एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब समझो,
आज एलिमेंट कितने हैं 180। तो क्या आप लोग क्रेडिट नहीं दोगे नए एलिमेंट की डिस्कवरी का किसको, मेंडलीव को, क्योंकि 3 ही ये बता के गए, 3 डिस्कवर भी हो गए, तो साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा कि यार 3 तो मेंडलीव ही बता गया था, वो डिस्कवर हो गए, तो और भी तो डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एलिमेंट की डिस्कवरी और तेज हो गई और एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें वो गैसेस भी हैं जिनको डिस्कवर करना बहुत मुश्किल था और नाम क्या था उनका, नोबेल गैसेस। मतलब नोबेल गैसेस भी कब डिस्कवर हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद, क्योंकि एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे ना वो तेज हो गए डिस्कवर होना, लोगों ने ज्यादा, साइंटिस्ट लोगों ने ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, तो इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए हमारे पास उसके बाद। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। अब आते हैं सवाल पर, तो सवाल कई तरह से इस अचीवमेंट में से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से गैप मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़े थे, उन गैप्स के नाम क्या थे और उनकी जगह आज की डेट में नए एलिमेंट कौन से डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, है ना। कई बार अलग से लिख देते हैं कि जो नोबेल गैसेस हैं उनको, उनकी डिस्कवरी के लिए भी ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो था मेंडलीव का, ये काफी कंट्रीब्यूशन रहा इसका भी उनकी डिस्कवरी में। साथ में जितनी भी नोबेल गैसेस हैं, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस तरह से था कि नोबेल गैसेस को डिस्कवर होने के बाद अलग से ग्रुप बना के रख दिया गया, परेशानी नहीं है कुछ भी। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन भी इनकी पीरियोडिक टेबल के बाद किया गया। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास हमें गलत पता थे। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना माना जाता था, 13.9 ये माना जाता था। बाद में जब मेंडलीव ने इसको पहले रख दिया बोरोन से, अब बोरोन से पहले रखा मतलब बोरोन से कम इसका एटॉमिक मास होगा, कार्बन से भी पहले रखा मतलब कार्बन से एटॉमिक मास कम होगा, है ना, क्योंकि इधर जाते हुए एटॉमिक मास अरे अभी बताया था ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से बेरिलियम को इधर होना चाहिए, है ना, पर इन्होंने बेरिलियम को यहां रखा। तो इनसे पूछा गया कि क्यों भाई, तो इन्होंने बोल दिया कि आप एटॉमिक मास में करेक्शन कीजिए, इसका एटॉमिक मास 13.9 नहीं होगा, कुछ कम होगा। और बाद में इसके एटॉमिक मास में करेक्शन हुआ भी, इसका सही एटॉमिक मास आज कितना है 9.1 AM, अप्रोक्स आप कह सकते हो 9 AM। क्लियर हुई बात मेरी? तो ये भी एक अच्छा खासा अचीव। इसके अलावा गोल्ड, प्लेटिनम, इनके एटॉमिक मास में भी कुछ करेक्शन हुए, कब, मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद। तो ये कुछ बेहतरीन अचीवमेंट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, ठीक है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, इस तरह से कह सकते हो आप उसको, करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है इसके ड्रॉबैक, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ें, है ना, नोट्स रिवाइज करें। थैंक यू।